नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंघोदिया एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं आपके वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आता है। मेंटल प्रोसेसेस का जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है इंटेलिजेंसी। हम लोग इंटेलिजेंसी डिस्कशन करेंगे आज और इंटेलिजेंसी का जो डिस्कशन होगा वो इन फॉलोइंग कंटेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन, उसके यूजेस, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं इंटेलिजेंसी के, फैक्टर कौन कौन से जो अफेक्ट करते हैं इंटेलिजेंसी को, उसके बाद में कौन कौन से इसकी थ्योरीज हैं, असेसमेंट कैसे किया जाता है और फिर आईक्यू, सबसे इंपॉर्टेंट आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग स्टडी स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो चैनल है इस चैनल को सबके साथ में शेयर करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें इंटेलिजेंसी के, तो इंटेलिजेंसी जो होती है एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट करती है कि हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसका इंटेलिजेंसी लेवल अलग अलग होता है और इस लेवल के आधार पे ही हर एक पर्सन जो होता है वो दूसरे पर्सन से डिफरेंशिएट किया जाता है। उसके अलावा हम बात करें तो दूसरा इंटेलिजेंसी जो होता है वो क्या है, ये हमारे को एनवायरनमेंट के साथ में अकोमोडेशन करना सिखाता है कि हम हमारे एनवायरनमेंट के साथ में किस तरह से अकोमोडेट करेंगे, किस तरह से हम हमारे एनवायरनमेंट में जो सिचुएशंस आ रही हैं उन सिचुएशंस का हम लोग सामना करेंगे, उनको कोप करेंगे, फेसिंग किस तरह से करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम लोग देखते हैं। इन सब चीज़ों से हमारे को जो रूबरू कराता है वो कौन करवाता है, इंटेलिजेंसी कराता है। मोर एंड लेस जो इंटेलिजेंसी है वो हर एक पर्सन के अंदर प्रेजेंट होती है और वो जो इंटेलिजेंसी होती है वही उस पर्सन की जो लाइफस्टाइल होती है, उसका जो रहन सहन होता है या उसका जो लर्निंग कैपेसिटी है, उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, बाकी जितनी भी आपकी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं जो हमने प्रीवियसली स्टडी कर ली हैं उन सारी मेंटल प्रोसेसेस को मोर एंड लेस आपका इंटेलिजेंसी जो है वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो ये इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर प्रॉपर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंटेलिजेंसी जो है वो इंटेलिजेंसी इज एन एग्रीगेट एंड ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रीजनली, एक्ट पर्पजफुली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। ये डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर एक डेफिनेशन है कि जो इंटेलिजेंसी होता है वो क्या होता है। इंटेलिजेंसी जो होता है वो आपके एक एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी होती है किसी भी पर्सन की, जो क्या करती है, जिसके थ्रू एक पर्सन जो होता है, एक इंडिविजुअल जो होता है वो क्या कर सकता है, रीजनली थिंकिंग कर सकता है, सही और गलत के बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो कर सकता है, पर्पजफुली एक्ट कर सकता है, सही तरीके से काम कर सकता है और साथ में ही क्या कर सकता है, आपके इफेक्टिवली डील कर सकता है जो सिचुएशन एनवायरनमेंट में अराइज हो रही है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोप विद द एनवायरमेंटल सिचुएशन, जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आती है उनके साथ में कोप करना हमें कौन सिखाता है, इंटेलिजेंसी सिखाती है। तो ये इंटेलिजेंसी की डेफिनेशन हो गई। मैं वापस एक बार रिवाइज करता हूं। इट इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रीजनली, एक्ट पर्पजफुली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। ये जो डेफिनेशन है प्रॉपर डेफिनेशन है। आपको ये जो डेफिनेशन है या जो इसके जो कंप्लीट जो नोट्स है इंटेलिजेंसी के या जो बाकी और जितने भी टॉपिक्स हम लोग आपके साथ में डिस्कशन करते हैं उन सभी के नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के अंदर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप वहां से वन लिंक से आप क्या कर सकते हैं, उन पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप यह जो यहाँ पे जो इंटेलिजेंसी पढ़ाया जा रहा है इसके नोट्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद में यूजेस की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी क्या काम में आती है, इसका क्या उपयोग है, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो इंटेलिजेंसी है वो हमें क्या करती है। अभी डेफिनेशन में हमने बताया कि इंटेलिजेंसी क्या करती है, हमारे को जो चेंजिंग सिचुएशन होती है, जो एनवायरनमेंट में सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, उन चेंजिंग सिचुएशन से एडजस्ट करना हमारे को सिखाती है। तो एडजस्ट करना एक तो पहली चीज तो क्या हो गई हमारे को, किसमें इसका यूज है कि ये हमारे को जो एनवायरनमेंट में जो सिचुएशंस चेंज हो रही हैं उन चेंजिंग सिचुएशन से एडजस्ट करना हमारे को सिखाती है। उसके अलावा ये जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हैं जो हमने प्रीवियसली पढ़ी है, आपके थिंकिंग हो सकता है, आपके परसेप्शन हो सकता है, आपके रीजनिंग हो सकता है, जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हमने पढ़ी है उन सबको कैरी आउट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, इंटेलिजेंसी पर प्ले करती है। अगर कोई पर्सन का परसेप्शन जो है, किसी इंडिविजुअल का परसेप्शन अगर कम ज्यादा हो रहा है, वो गलत परसेप्शन कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी से सफर कर रहा होता है। इसके अलावा और क्या यूज हो सकते हैं, ये हमारी जो लाइफ के अंदर से प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उन प्रॉब्लम्स को भी क्या करता है, सॉल्व करने में हमारी हेल्प
करता है, क्योंकि हम हमारी इंटेलिजेंसी लेवल अगर अच्छा है हमारा, तो हम हमारी इंटेलिजेंसी के आधार पे क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। साथ में ही क्या कर सकते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे से वो आपके किसी भी सेक्टर में हो, चाहे से आप किसी जॉब में हैं तो आपकी जॉब के अंदर परफॉर्मेंस, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, आपके स्टडी के अंदर आपकी परफॉर्मेंस, जो हमारी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में भी इंटेलिजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका यूज होता है। उसके अलावा जो सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग आप किसी जगह पे जाते हैं, उस जगह पे आप गए हैं, वो आपके लिए नई सिचुएशन है, तो आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाएं, इसके लिए आपका इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप उस सिचुएशन को क्विकली असेस करके आप उसको एंटाइटल्ड कर लेंगे कि हाँ इस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो आप सिचुएशन को समझ ही नहीं पाएंगे। तो क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है क्या, आपके इंटेलिजेंसी। उसके अलावा ये क्या करता है, हमारे जो नॉलेज होता है उस नॉलेज को इंप्रूव करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। अगर हम हमारे नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से कुछ इसके इंटेलिजेंसी के जो है आपके क्या है यूजेस हैं, जो हमने डिस्कशन किए। क्या क्या यूज हैं, ये क्या करती है, चेंजिंग सिचुएशन है उनसे एडजस्ट करना सिखाती है। मेंटल प्रोसेसेस जो होती हैं, उन मेंटल प्रोसेसेस से हमारे को मेंटल प्रोसेसेस जो होती हैं उनको कैरी आउट करने में हेल्प करती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है हमारे को सिचुएशंस को, और साथ में हमारा नॉलेज इंप्रूव करने में भी हमारी हेल्प करती है। तो दीज आर द सम यूजेस एंड इंपॉर्टेंसेस ऑफ इंटेलिजेंसी जो हमने डिस्कशन किए। उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट आता है वो टाइप्स आता है। टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स हैं इसके। तो अगर हम टाइप्स की बात करें यहाँ पे, तो टाइप्स जो है वो मेनली 3 टाइप्स यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। 3 टाइप कौन कौन से हैं, मैकेनिकल, सोशल और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल के नाम से भी जानते हैं, जनरल इंटेलिजेंसी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो हम डिस्कशन करते हैं सबसे पहले मैकेनिकल इंटेलिजेंसी। मैकेनिकल इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंटेलिजेंसी जो है, जो लोग टूल्स के साथ में और गैजेट्स के साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनको सपोज कोई पर्सन है लैपटॉप को खोलता है फिर उसको जोड़ता है, कोई अपने मोबाइल को खोलता है जोड़ता है, या फिर किसी मैकेनिकल किसी मशीनरी के साथ में, गाड़ी के साथ में कुछ इन्वेंशन कर रहा है, कुछ गाड़ी के कुल कलपुर्जों को खोल के और फिर उनके टूल्स को खोलना, उनको जोड़ना, इस तरह के जो काम करते हैं उनके अंदर किस तरह की इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है, मैकेनिकल इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं उनको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। मतलब जिन पर्सन्स का मैकेनिक्स के अंदर इंटरेस्ट होता है, या जिन लोगों को इंस्ट्रूमेंट में या टूल्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उन लोगों के अंदर मैकेनिकल इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है। लाइक दैट आपके जो आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनके अंदर, मैकेनिकल जो वर्कर्स हैं उनके अंदर, जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं उन सब के अंदर इस तरह की इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है। उसके बाद में सेकेंड जो आपके टाइप्स आता है इंटेलिजेंसी का, वो आता है आपके सोशल। सोशल इंटेलिजेंसी किसको बोलते हैं, सोशल इंटेलिजेंसी अगर मैं बात करूं कि जिन लोगों को आईपीआर बहुत अच्छा मेंटेन करना आता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, जो किसी के पर्सन के साथ में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह के लोगों में जो होता है वो किस तरह की सोशल इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूं कि एक एग्जांपल दूं कि कौन कौन से लोग हो सकते हैं ऐसे, पॉलिटिशियन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन जो होते हैं वो एक भाषण बोलेंगे, एक लैंग्वेज बोलेंगे, सब लोग उनके साथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है किस तरह से इंटरेक्शन करना होता है। तो सोशल जो इंटेलिजेंसी होती है वो जिन लोगों के अंदर इंटरेक्शन करने की, आईपीआर मेंटेन करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, उनके अंदर सोशल इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होता है। अब ये कौन कौन हो सकते हैं, मैंने बताया आपको, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, किसी कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, या फिर आपके कोई लीडर्स वगैरह हो सकते हैं। इन सब के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है, आपके सोशल इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंसी। जिन लोगों के अंदर जो जिस तरह का लिटरेचर है, जिस तरह की बुक्स वगैरह स्टडी करते हैं, जैसे मैं बात करूं डॉक्टर्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स आपके, या फिर आपके जो और किसी फील्ड से जुड़े हुए जो टीचर्स वगैरह हैं, एक पर्टिकुलरली किसी सेक्टर का कोई टीचर है, तो उनके अंदर जो इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है वो एब्स्ट्रैक्ट या फिर जनरल इंटेलिजेंसी कहलाती है। जिनके अंदर वो पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट से रिगार्डिंग उनकी अगर कमांड होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं लॉयर होते हैं, लॉयर्स जो होते हैं वो लॉयर्स के अंदर क्या होता है कि किसी केस को किस तरह से डिफेंड करना है, किसी केस को किस तरह से लड़ना है, ये उनको पता होता है। डॉक्टर है, उस डॉक्टर को पता होता है किस तरह से जो है पेशेंट को ट्रीट करना है, क्या क्या उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। तो ये उनको किसी टेक्स्ट बुक से या फिर किसी
मोड से उनको ये इंटेलिजेंस ऐसे रिसीव हुई है, जब वो उन टेक्स्ट बुक्स को गो थ्रू करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके अंदर इस तरह की इंटेलिजेंस आती है। अब लॉयर है, अगर किसी ने LLB कर रखी है तो वो क्या कर बन जाएगा, वो लॉयर बन जाएगा। किसी ने MBBS कर रखा है तो डॉक्टर बन जाएगा, किसी ने BSc नर्सिंग कर रखी है तो वो क्या बन जाएगा, नर्सिंग ऑफिसर बन जाएगा। तो इस तरह की इंटेलिजेंसी जो होती है वो क्या होती है, रेलिवेंट जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, रेलिवेंट जो डिग्रीज होती है, उनको करने के बाद में इस तरह की इंटेलिजेंसी डेवलप होती है। तो इस तरह की इंटेलिजेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट या फिर जनरल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूँ यहाँ पे, कि अगर मान लो कोई नर्सिंग ऑफिसर है, कोई जिसको हम लोग जनरल में कंपाउंडर बोल सकते हैं, कोई नर्सिंग ऑफिसर है, अगर मान लो नर्सिंग ऑफिसर जो है वो इंजेक्शन लगाता है, अगर हम मैकेनिकल वाले को ये बोलें कि साहब ये इंजेक्शन इस आदमी को लगा दो, किसी पर्सन को लगा दो, तो क्या वो लगा देगा, नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मैकेनिकल इंटेलिजेंस उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या है, जनरल या फिर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी जो एक नर्सिंग ऑफिसर के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए थी, जो उसने डिग्री कंप्लीट करने के बाद में रिसीव की है, वो उसने रिसीव नहीं की है, जिसके पास मैकेनिकल इंटेलिजेंसी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंसी ये कहलाती है। इसके बाद में मैं बात करूं, ये जो नीचे आगे मैंने जो डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे, ये गार्डनर का क्लासिफिकेशन है। गार्डनर ने जो इंटेलिजेंसी है, इन 3 इंटेलिजेंसी के अलावा भी उन्होंने ये बताया कि इंटेलिजेंसी के और भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर इन्होंने डिफरेंशिएट किया है अलग अलग। हम एक एक डिस्कशन करते हैं, फटाफट से देखिए। म्यूजिकल जो होता है, जिन लोगों को म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट होता है, जिनको सारेगामापा और जिनको स्वर होते हैं, जो सुर होते हैं उनका जिनको ज्ञान होता है, उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो म्यूजिकली इंटेलिजेंट लोग कहलाते हैं। उसके बाद में बॉडी काइनेटिक की बात करूं, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, बॉडी काइनेटिक मींस जो बॉडी के काइनेटिक मतलब बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड जो इंटेलिजेंसी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंसी बोलेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे मैं बात करूं, डॉक्टर्स हो गए आपके, या कोई एथलीट हो गया, कोई डांसर हो गया, उन सब के अंदर क्या होता है, बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है। डॉक्टर के अंदर कैसे, डॉक्टर जो है वो एक सर्जन जो है वही क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। एक मैकेनिकल इंटेलिजेंसी वाला किसी आदमी का ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो वो उसके जो मूवमेंट है, कहाँ से स्किन को कट करना है, कहाँ से क्या कट करना है, कहाँ से आर्टरी को हटाना है, कहाँ से जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनको किस तरह से एक्सपोज करना है, किस ऑर्गन को कैसे हटाना है, ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, जिसके पास उसमें एक्सपर्टाइजेशन प्रेजेंट होगा। इसी के अलावा जैसे एथलीट है, एथलीट जो धावक होते हैं, जो दौड़ने का काम है, वो कौन कर सकता है, एथलीट ही कर सकता है। तो उसके अंदर किससे रिलेटेड इंटेलिजेंसी प्रेजेंट है, उसके अंदर बॉडी काइनेटिक से रिलेटेड इंटेलिजेंसी प्रेजेंट है। इसके अलावा मैथमेटिकल, जो आपके मैथमेटिकल इंजीनियर्स होते हैं, उनके अंदर इस तरह की इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होते हैं, जो कैलकुलेशंस वगैरह जल्दी कर सकते हैं, उनके अंदर मैकेनिकल इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है। उसके बाद में लिंग्विस्टिक, जो आपके लिटरेचर वगैरह की स्टडी करते हैं, जो लोग जिनको लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, उनके अंदर किस तरह की प्रेजेंट होती है इंटेलिजेंसी, लिंग्विस्टिक। स्पेटियल जो इंटेलिजेंसी होती है, स्पेटियल इंटेलिजेंसी किसको बोलते हैं, स्पेटियल इंटेलिजेंसी वो होती है जो किसी स्पेस को यूज करने में जो इंटेलिजेंसी यूज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेटियल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। जैसे कोई आर्किटेक्ट है या फिर कोई ड्राइंग करने वाला पर्सन है, किसी को खाली पेपर दे दिया और वो ड्राइंग कर देता है, तो उसके अंदर कौन सी, उसने उस स्पेस को सही तरीके से यूज किया। इसी तरह से बिल्डिंग के जो आर्किटेक्चर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको खाली स्पेस देते हैं कि साहब ये हमारा 200 वर्ग गज का प्लॉट है, इसके अंदर हमारे घर बनाना है, बताओ मैं कैसे बनाना है। तो उनको पता है कि कहाँ पे किस चीज को एक्वायर करके हम लोग घर बना सकते हैं। तो इस तरह की जो इंटेलिजेंसी कहलाती है, वो किस तरह कौन सी कहलाती है, स्पेटियल इंटेलिजेंसी कहलाती है। स्पेशल इंटेलिजेंसी के अंडर में आता है। उसके बाद में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी जो होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी क्या होती है, जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के इमोशंस, बिहेवियर और उसके एटीट्यूड को समझने की कोशिश करता है, जब वो दूसरे के लोगों को इस तरह की समझ सकता है, तो उस पर्सन के अंदर किस तरह की इंटेलिजेंसी प्रेजेंट है, इंटरपर्सनल। मतलब आप इंटरपर्सनल नाम से पता चल रहा है दूसरे पर्सन के साथ में, दूसरे पर्सन के साथ के में क्या, वो क्या समझेगा, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को जब वो समझने की कोशिश करता है, जब समझने की उसके अंदर कैपेबिलिटीज होती है, तो उसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी कहते हैं। दूसरा है आपके यहाँ पे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी वो है जब पर्सन अपने खुद के इमोशंस को, खुद की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको जब वो समझ सकता है, खुद की स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को जब वो समझ सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। और लास्ट वन आपके आता है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट किसको बोलते हैं, जब पर्सन, ऐसे पर्सन जो नेचर के अंदर प्रेजेंट, जो नेचर का जो कह सकते हैं, नेचर का जो एडजस्टमेंट है, नेचर के साथ में जो एडजस्टमेंट है, इसको जब लोग समझने लग जाते हैं,
और जिन लोगों के अंदर इस तरह की जो प्रेजेंट होती है इंटेलिजेंसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी बोलते हैं। जैसे जो वनपाल वगैरह होते हैं, जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, जिनके अंदर इस तरह की, क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट होता है, वो हर चीज़ को समझते हैं, तो उनके अंदर ये कौन सी इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से गार्डनर ने इन 3 टाइप्स के अलावा भी क्या किया था, कुछ टाइप्स यहाँ पे और बताए थे, जिनके बारे में हमने डिस्कशन यहाँ पे किया। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है आपके फैक्टर अफेक्टिंग की। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके इंटेलिजेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंटेलिजेंसी जो है वो मोर एंड लेस कहीं ना कहीं कम है या ज़्यादा है। तो क्या कारण हो सकते हैं कि जिससे आपकी इंटेलिजेंसी जो है वो कम है या ज़्यादा है। तो देखिए कौन कौन से रीजंस हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटरी की। हेरिडिटरी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो जीन होते हैं वो जीन अगर हमारे जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, अगर उनमें से कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं तो चांसेस बनते हैं कि हम जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो और उसी तरह की इंटेलिजेंसी हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमने टाइप्स पढ़े हैं। जैसे हमारे पूर्वजों के अंदर जिस तरह की इंटेलिजेंसी होती है वो क्या होती है, उस तरह की इंटेलिजेंसीज हमारे अंदर आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। आपने देखा होगा, आप बहुत सारे टीवी पे बहुत सारे सीरियल्स वगैरह देखते होंगे, आपने देखा होगा उसमें जो डांस कंपटीशन वगैरह या सिंगिंग कंपटीशन वगैरह आते हैं, तो आपने सिंगिंग कंपटीशंस वगैरह में देखा होगा कि ये उस राजघराने का है और वहाँ पे इस तरह से सिंगिंग करते थे इसके पूर्वज, और इसके अंदर ये गॉड गिफ्टेड है। ये उसको अभी जैसे 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो वो सुर और ताल और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हेरिडिटी के थ्रू वो इंटेलिजेंसी जो है वो क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पे उसका प्रभाव रहता है। तो हेरिडिटरी जो होती है, हमारे जो जीन होते हैं, वो जीन भी क्या करते हैं, हमारी इंटेलिजेंसी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ जो है, अगर किसी पर्सन जो है, कोई पर्सन जो है हेल्दी नहीं है, कोई पर्सन अगर हेल्दी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या उसका जो ब्रेन है, उसके जो स्पाइनल नर्व है वो कहीं ना कहीं पे अफेक्ट होगी। उसके जो सेंसेशंस हैं, उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, वो कहीं ना कहीं पे उसका परसेप्शन लैग करेंगे, और जब परसेप्शन लैग करेंगे तो कहीं ना कहीं पे उसकी इंटेलिजेंसी भी प्रभावित होती है। तो इंटेलिजेंसी फिजिकल हेल्थ से प्रभावित होती है, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद में एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक दैट, वो कैसे घर में रह रहा है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो कैसे स्कूल्स में पढ़ाई कर रहा है, वो कैसे लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर हम बात करें तो एनवायरनमेंट जो है, अगर मान लो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो प्रॉपर्ली हम ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंसी को प्रभावित करता, बट कहीं ना कहीं पे इसका प्रभाव जो होता है वो रहता है। ऐसा रिसर्च से और स्टडी से ऐसा सामने आया है कि जो आपके लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो पर्सन्स होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो कहीं ना कहीं पे नॉर्मल से अबाउ नहीं होता है। तो ये भी क्या करता है, आपके जो एनवायरनमेंट होता है वो भी, जिस स्कूल्स वगैरह का एनवायरनमेंट हो गया, जिन लोगों के साथ में वो रह रहा है वो एनवायरनमेंट हो गया, या फिर जिस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में वो रह रहा है, वो सारे के सारे एनवायरनमेंट जो उसकी सराउंडिंग है, सराउंडिंग में कुछ भी हो सकता है, वो उसकी ग्रोइंग से लेके, उसके पैदा होने से लेके और उसके आईक्यू लेवल डेवलप होने तक का जो पूरा टाइम है, उसमें वो कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है वो उसको प्रभावित करता है। उसके बाद में हम बात करें जेंडर की। जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? आपने देखा होगा कि जो बॉयज होते हैं, उन बॉयज का इंटरेस्ट जो होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में और मैकेनिक्स के अंदर जो होता है वो बॉयज का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। हम इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो एडमिशन्स होते हैं वो किसके होते हैं, आपके बॉयज़ के होते हैं। गर्ल्स जो होती हैं बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत कम गर्ल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैकेनिकल जो चीज़ें होती हैं, उन मैकेनिकल्स के अंदर जो गर्ल्स होती हैं, उन गर्ल्स की इंटेलिजेंसी कम होती है। जबकि गर्ल्स की इंटेलिजेंसी किसके अंदर होती है, जो क्रिएटिव वर्क्स होते हैं, लाइक दैट, जैसे आर्ट का या फिर साइंस के कोई सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, उनकी इंटेलिजेंसी ज़्यादा होती है। लाइक दैट, कोई ड्राइंग करना हो गया या फिर कोई मेहंदी बनाना हो गया या होम साइंसेज से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो गया, तो उसके अंदर उनकी इंटेलिजेंसी ज़्यादा होती है। तो ये कहीं ना कहीं पे क्या कर रही है, प्रभावित करता है। जेंडर भी हमारी इंटेलिजेंसी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो रेस जो होता है वो मिस्टर भाटिया जो थे, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, इस पर एक स्टडी कंडक्ट कराई और उस स्टडी में उन्होंने रिलीजियस, इंडिया के अंदर एक रिलीजियस इंटेलिजेंसी टेस्ट उन्होंने कंडक्ट कराया और उस रिलीजियस इंटेलिजेंसी टेस्ट में उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो क्रिश्चियंस होते हैं, उन क्रिश्चियंस के अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होते हैं, उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। आईक्यू लेवल हम आगे देखेंगे ही। आईक्यू लेवल जो होता है वो क्रिश्चियंस का ज़्यादा होता है, ये उन्होंने फाइंड आउट हुआ अपनी स्टडी में। भाटिया ने जो रिलीजियस
एक टेस्ट किया, रिलीजियस इंटेलिजेंसी टेस्ट उन्होंने कंडक्ट कराया, उसमें उनको फाइंड आउट हुआ है कि क्रिश्चियंस की इंटेलिजेंसी ज़्यादा होती है। उसके बाद में बर्थ ऑर्डर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारी इंटेलिजेंसी पे। वो कैसे होता है कि जो फर्स्ट बेबी होता है, वो फर्स्ट बेबी उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है, मदर की हेल्थ प्रॉपर होती है, तो चांसेस होते हैं कि जो फर्स्ट बेबी होता है वो फर्स्ट बेबी क्या होता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अगर बर्थ ऑर्डर जो है वो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे जाके अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो इंटेलिजेंसी लेवल जो है वो इंटेलिजेंसी लेवल कहीं ना कहीं पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या फिर जो मदर है, उस मदर की जो हेल्थ है वो भी क्या करती है, बच्चे की इंटेलिजेंसी को प्रभावित करती है। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं बर्थ ऑर्डर की। तो बर्थ ऑर्डर में जो फर्स्ट बेबी होता है उसका इंटेलिजेंसी लेवल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा अच्छी परवरिश मिलती है, उसको ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उसको ज्यादा अच्छा खाने पीने के लिए मिलता है, उसको ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड दिया जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बर्थ ऑर्डर से रिलेटेड है। बर्थ ऑर्डर मोर एंड लेस आपकी इंटेलिजेंसी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो है आपका फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो भी आपकी इंटेलिजेंसी को प्रभावित करता है। कैसे? अभी मैंने बताया मैटरनल हेल्थ जैसे है, अगर मदर जो है वो खुद अगर इल है, बीमार है, वो खुद इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर मान लो अपने न्यूट्रिशन पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही है, फोकस नहीं कर रही है प्रॉपर न्यूट्रिशन में, बच्चे की केयर बिल्कुल नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में जो उसका बच्चा होगा वो क्या होगा, कम इंटेलिजेंट पैदा होगा या कम इंटेलिजेंट रहेगा वो। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, 7 ऐसे फैक्टर्स हमने डिस्कशन किए जो क्या करते हैं, आपकी इंटेलिजेंसी को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, हेरिडिटरी, फिजिकल हेल्थ, आपके एनवायरमेंट, जेंडर, रेस, बर्थ ऑर्डर एंड द लास्ट वन इज फैमिली। तो इस तरह से करके हमने स्टडी जो है आपके फैक्टर अफेक्टिंग डिस्कशन कर लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसी थ्योरीज हैं जिनके अंडर में इंटेलिजेंसी चलती है, जिसके आधार पे हम लोग इंटेलिजेंसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, क्या है। तो यहाँ पे 2 थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका आता है जी फैक्टर थ्योरी, जिसको हम लोग 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और एक आता है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। ठीक है, 2 थ्योरीज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो आपका जी फैक्टर थ्योरी और एक 2 फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ यहाँ पे कि जो जी फैक्टर थ्योरी होती है, उस जी फैक्टर थ्योरी में क्या होता है कि जी फैक्टर में ये मानते हैं कि जो इंटेलिजेंसी होती है वो 2 चीजों से डिफर करती है, कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है उस इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, एक तो पर्टिकुलरली इंटेलिजेंसी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंसी बोलते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरी, हर एक इंडिविजुअल के अंदर ही एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी भी प्रेजेंट होती है। और जब हम लोग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जब इसको कैलकुलेशन करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाता हूँ, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ए जो है वो डिनोट कर रहा है इंटेलिजेंसी को, ए इज इक्वल टू G प्लस S1 S2 प्लस S3, इस तरह से करके, एंड आगे इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। किसी भी पर्सन के अंदर एक जनरल इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक जनरल इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होती है। और उसके अलावा उसमें जो है कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंसीज के फीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग S1, एक फर्स्ट स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी को S1 बोलेंगे, सेकंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी को S2 बोलेंगे। तो इस तरह से करके हम लोग क्या निकालते हैं, आपके इंटेलिजेंसी को यहां पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके कुछ क्या है, इंटेलिजेंसी को 2 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे 2 फैक्टर हमने बताया, एक तो जनरल फैक्टर और एक आपका स्पेसिफिक फैक्टर। तो जो जनरल फैक्टर है उसके नाम से इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, जी फैक्टर थ्योरी भी इसका नाम है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि जी फैक्टर थ्योरी और 2 फैक्टर थ्योरी और आपके जी फैक्टर थ्योरी क्या है। इसके अंदर ये बताया गया है कि 2 फैक्टर होते हैं जो हम इंटेलिजेंसी अगर किसी पर्सन की देखना चाहते हैं तो हमें कैसा पता चलेगा कि किसी पर्सन के अंदर पर्टिकुलरली कोई अगर जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों प्रेजेंट है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, मल्टीपल स्पेसिफिक फैक्टर एक पर्सन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट थ्योरी है, जो यहाँ पे थ्योरी जो सेकंड थ्योरी हमने बात की थी, वो सेकंड थ्योरी आपके प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी कि इंटेलिजेंसी किस तरह से डेवलप होती है। इंटेलिजेंसी जो डेवलप होती है वो प्रोसेस ओरिएंटेड भी होती है। कैसे? कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाए, कोई सिचुएशन दे दी जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो है आपको उसको आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढते ढूंढते क्या करेंगे, आप उस चीज को सीख लेंगे और उसके अंदर आपकी इंटेलिजेंसी डेवलप हो जाएगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी हम इसको बोलते हैं। जब क्या होता है, हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने से हमारे को क्या मिल जाता है, हम उसके अंदर एक्सपर्टाइज हो जाते हैं और उसके अंदर हमारी इंटेलिजेंस डेवलप
हो जाती है। तो इस तरह से करके आपके ये है आपके थ्योरीज। अगर हम यहाँ पे सिर्फ असेसमेंट की बात करें कि कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट है कितना इंटेलिजेंट नहीं है, इसकी अगर हम लोग उसका असेसमेंट करना चाहें तो असेसमेंट किस तरह से किया जाता है, इसके लिए इंटेलिजेंसी असेसमेंट टेस्ट किए जाते हैं। इंटेलिजेंसी जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं उस टेस्ट के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा होता है आपके ग्रुप टेस्ट। यहाँ पे जो आपके असेसमेंट किया जाता है, जो टेस्ट का असेसमेंट किया जाता है, वो दो टेस्ट यहाँ पे यूज किए जाते हैं, एक तो इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट होता है वो एक किसी सिंगल पर्सन के लिए जब किसी टेस्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसको इंडिविजुअल टेस्ट बोलते हैं। ग्रुप टेस्ट जब बहुत सारे लोगों पे एक साथ टेस्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके दो टाइप हो गए। अब इन दोनों टाइप्स को हम लोग क्या करते हैं? सब डिवाइड करते हैं। जो इंडिविजुअल टेस्ट है उस इंडिविजुअल टेस्ट को भी हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर डिवाइड करते हैं, और जो आपका ग्रुप टेस्ट है उसको भी हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इंडिविजुअल टेस्ट की। इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जो टेस्ट होता है जिसके अंदर लैंग्वेज का कोई टेस्ट होता है, लैंग्वेज टेस्ट की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल टेस्ट। इसके अंदर आपके सैंडफोर्ड बेनेट एक टेस्ट होता है, स्केल होता है जो लैंग्वेज के लिए किया जाता है। ये इसका एक एग्जाम्पल है, सेंट बेनेट स्केल, जो इसका एक एग्जाम्पल है जो आपके किस में आता है? इंडिविजुअल के लिए आपके वर्बल टेस्ट के अंदर आता है, जिसके अंदर लैंग्वेज टेस्ट की जाती है। दूसरा जो है वो नॉन वर्बल टेस्ट होता है, इंडिविजुअल के लिए किया जाता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि पर्सन को कोई पेपर या पेंसिल ऐसे दे दिया जाता है, उसके अंदर लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है। सिर्फ पर्सन जो होता है वो कोई ड्रॉ करना या फिर कोई पेपर सॉल्व करना, इस तरह की जो एक्टिविटी करता है वो किसमें? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए जब इसको यूज किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा हमने बताया ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट के भी वही दो टाइप होते हैं आपके, एक तो होता है इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट और दूसरा होता है नॉन वर्बल टेस्ट। ग्रुप के लिए भी आपके वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? वर्बल टेस्ट के अंदर एक एग्जांपल होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मी डेल्टा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी डेल्टा टेस्ट। इस तरह से करके टेस्ट होते हैं। जब आर्मी में रिक्रूट किए जाते हैं तो उस वक्त उनका टेस्ट लिया जाता है, तो उस टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप वर्बल टेस्ट की कैटेगरी के अंदर हम लोग यहाँ पे रखते हैं। इसी तरह से जो हम टेस्ट इंडिविजुअल के लिए इंप्लीमेंट कर रहे थे वही टेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रुप के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसको वो पेपर पेंसिल वगैरह देके उसका इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी इंटेलिजेंसी चेक करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक सी चीज, सिंपल सी चीज है यहाँ पे कि जो इंटेलिजेंसी उसका असेसमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटेलिजेंसी को एक टेस्ट के लिए दो टेस्ट होते हैं हमारे पास, एक तो इंडिविजुअल टेस्ट और एक ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट वो होता है जो किसी इंडिविजुअल के लिए इंप्लीमेंट होता है, ग्रुप टेस्ट जो सबके लिए अप्लाई होता है, बहुत सारे लोगों के लिए। इनको दोनों को दो में डिवाइड किया हमने। इंडिविजुअल जो टेस्ट है वो भी वर्बल और नॉन वर्बल है, और जो आपका ग्रुप टेस्ट है वो भी वर्बल और नॉन वर्बल में है। वर्बल में लैंग्वेज का टेस्ट होता है, नॉन वर्बल में हम लोग कोई लैंग्वेज यूज नहीं करते, कोई पेपर पेंसिल वगैरह टेस्ट पेपर देके उसका टेस्ट करते हैं। तो ये आपका हो गया आप यहां तक असेसमेंट तक। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बचता है वो आपका आईक्यू है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं। आईक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू जो था वो आपके विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था। आईक्यू जो सबसे पहले जो दिया गया था, आईक्यू का जो एग्जाम कि कैसे आईक्यू निकाला जाता है, इसका आपको शॉर्ट नोट भी आता है एग्जाम के अंदर। तो आईक्यू जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, इसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला विलियम स्टर्न ने सबसे पहले दिया था, और विलियम स्टर्न ने बताया था कि आईक्यू जो होता है वो क्या होता है? आपके मेंटल एज अपॉन द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। कि जब मेंटल एज के अंदर क्रोनोलॉजिकल एज का भाग देके 100 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? वो क्या कहलाता है? आईक्यू कहलाता है। अब यहां पे हम बात करें कि क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, मेंटल एज क्या है और 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। क्रोनोलॉजिकल एज तो वो है जो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी पर्सन की जो उसकी एक्चुअल एज है, कि लाइक दैट कोई हम कहते हैं कि आप 10 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, आप 15 साल के हैं, आप 18 साल के हैं, आप कितने साल के हो गए, जब हम बताते हैं कि हम साहब 22 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, वो हमारा क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजिकल एज कहलाता है। और मेंटल एज क्या कहलाता है? उस क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग हम कितना हमारी कोई प्रॉब्लम अगर हमारे को दी गई है, सपोज हमारी किसी बच्चे की मान लो कि एज 10 साल है, और उस 10 साल के बच्चे को हम लोग कोई इक्वेशंस देते हैं, कुछ सॉल्यूशंस करने के लिए उसको दिया जाता है, और अगर वो बच्चा 12 साल के बच्चे की तरह काम कर लेता है, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसकी मेंटल एज कितनी है? 12 साल है। मतलब जो प्रॉब्लम्स उसको दी जाती है उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वो कितने साल तक के बच्चे जो कर सकते हैं उसको वो कर पा रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? मेंटल एज कहलाती है। तो मेंटल एज अपॉन द क्रोनोलॉजिकल आपको समझ में आ गया होगा। क्रोनोलॉजिकल एज एक्चुअल एज,
मेंटल एज जिस एज के वो इक्वेशन सोल्व कर सकता है, जिस एज की प्रॉब्लम्स वो सोल्व कर सकता है, वो उसकी मेंटल एज कहलाती है। यहां पे हमने इसको 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि लाइक दैट अगर मान लो 1.2 और इस तरह की कोई जो है वो इक्वेशंस नहीं आए कि आपको इजी हो जाए कैलकुलेशन, इसलिए इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एग्जांपल में अगर मैं आपको दूं, जैसे हमने अभी भी बोला है कि एक बच्चा है जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, वो 10 साल का है बच्चा। कितने साल का है? 10 साल का बच्चा। एक मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं आपके आईक्यू को, किस तरह से निकालते हैं। एक 10 साल का बच्चा है और सपोज वो एक 12 साल के बच्चे के इक्वेशंस को सोल्व कर रहा है, तो उसका आईक्यू क्या होगा? एक बच्चा जो 10 साल का है उसकी एक्चुअल एज कितनी है? 10 ईयर्स है, और वो क्या कर रहा है? 12 ईयर के बच्चे के प्रॉब्लम्स जो है उनको सोल्व कर रहा है, तो उसकी आईक्यू क्या होगा? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा तो आप इसका कितना हो गया? आईक्यू कितना हो गया? 120 हो गया। आईक्यू क्या आ गया इसका? 120 आईक्यू आ गया। और 120 आईक्यू में वो पर्सन कहां फिट बैठता है? वो सुपीरियर है, ठीक है। उसकी इंटेलिजेंसी क्या है? सुपीरियर है। अभी मैं इसको भी डिस्कशन करूंगा। बाकी हम ये आपको बता दिया मैंने आपको किस तरह से इसकी इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं। मेंटल एज उसका, वो जिस एज के प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है वो उसकी मेंटल एज कहलाती है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है उसकी? वो एज है जो उसकी डेट ऑफ बर्थ से निकलती है, उसकी एक्चुअल एज होती है। यहां पे हमने आईक्यू के आधार पे पर्संस का डिवाइडेशन किया है कि किस पर्सन को हम क्या बोलेंगे। किसी को इंटेलिजेंट बोलेंगे, किसी को मोर इंटेलिजेंट बोलेंगे, किसी को जीनियस बोल रहे हैं, तो किस आधार पे बोल रहे हैं। ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं, इस कैलकुलेशन के आधार पे जो हमारे पास डाटा आता है उसके आधार पे हम क्या करते हैं, किसी पर्सन का आईक्यू डिसाइड होने के बाद में हम उस पर्सन को कहते हैं कि यस यू आर जीनियस एंड यू आर इडियट। तो वो किस आधार पे कहते हैं, ये देखिए इसमें यहाँ पे मैंने लिख रखा है। यहाँ पे जीनियस जो है ऐसे पर्सन जिनका आईक्यू लेवल 140 से इससे अबव आता है, 140 एंड अबव वाले जो पर्सन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनियस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनियस बोलते हैं। अगर हम बात करें वेरी सुपीरियर, अगर 130 से लेकर 140 तक अगर किसी का आईक्यू आता है आपके इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने पे, इसका मतलब वो पर्सन क्या है? वेरी सुपीरियर है, सुपीरियर से जस्ट ऊपर है। और सुपीरियर कौन सा है? जो आपके 120 से 130 की रेंज में जो आ रहा है आईक्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपीरियर बोलेंगे। ये आपको जो आपका नोट्स जो आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें ये अच्छे से मेंशन किया हुआ है। आई होप सो आप वहां से पढ़ लेंगे। पर फिर भी मैं आपको यहां से बताता हूं, अबव एवरेज किसको बोलेंगे? जब 110 से 120 का कैलकुलेशन होता है, 100 आईक्यू लेवल जो होता है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट हम इसको बोलते हैं। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जब 110 से 120 होता है तो वो पर्सन अबव एवरेज कहलाता है। एवरेज जो है उस एवरेज किसको बोलेंगे हम लोग? 90 से 110। यहाँ पे 20 है, बाकी सब में देखिए 10-10 का ही कैलकुलेशन आ रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एवरेज जो है, इस एवरेज में क्या है? यहाँ पे 20 का गैप कवर कर रहा है, 90 to 110 ले आया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप ऐसा ना करें कि सब में 10-10 आ रहा है और यहाँ पे भी आप कर दें तो आगे की आपकी पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे एवरेज में क्या हो रहा है? आपके 20 का गैप आ रहा है। उसके बाद में डल एवरेज, मतलब एवरेज से जस्ट नीचे वाले जो है उनको क्या बोले? वो कहाँ, उनका आयु कितना होता है? 80 to 90 होता है। और बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन मीन्स जो डफर है उन डफर से जस्ट ऊपर वाले, मतलब बॉर्डर लाइन पे है कि ना तो वो इंटेलिजेंट है, ना उनको डल एवरेज कह सकते हैं, और ना ही हम उनको मेंटल रिटार्डेशन जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं वो कह सकते हैं। तो वो उनका जो आईक्यू होता है वो कितना होता है? 70 to 80 के बीच में होता है, जो बॉर्डर लाइन होते हैं। अब अगर किसी पर्सन का आईक्यू 70 से कम हो गया है, मीन्स वो पर्सन किस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है? उस पर्सन को हम लोग इंक्लूड करते हैं मेंटली रिटार्डेड के अंदर। उस पर्सन को किसमें क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे बच्चों को, ऐसे पर्सन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। मेंटली रिटार्डेड जो शब्द है, जो वर्ड है, उसको चेंज कर दिया गया है। आजकल मेंटली रिटार्डेड वर्ड यूज नहीं किया जाता है, आईक्यू में मेंटली रिटार्डेड वर्ड यूज नहीं किया जाता। उसकी जगह वर्ड हम जो यूज करते हैं वो कहलाता है आपका आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं हम लोग। मेंटली रिटार्डेशन को हम लोग क्या बोलने लग गए हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलने लग गए हैं। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से भी क्वेश्चन आता है तो वो मेंटल रिटार्डेशन का ही क्वेश्चन है। मींस 70 से अगर किसी पर्सन का आईक्यू कम है तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? मेंटली रिटार्डेड बोलेंगे। मींस उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला पर्सन बोलेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? उसको यहाँ पे जो आईक्यू है उस आईक्यू के आधार पे यहाँ पे हमने मेंटली रिटार्डेशन, आप ये समझ लिए, मैंने यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल आपके डिसेबिलिटी जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं कि अगर 70 से कम में किस किस कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे इसको अलग से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड 4 टाइप का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्रेजेंट होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड जो होती है उसमें 50 to 70, यहाँ पे 20 का है।
50 to 70 अगर किसी का IQ है तो उसको माइल्ड बोलेंगे। मॉडरेट किसको बोलेंगे? 35 to 50 अगर किसी का है तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन में रखेंगे। सीवियर किसमें? 25 to 35 अगर किसी का IQ है तो वो आपका सीवियर कहलाएगा। और प्रोफाउंड कौन सा होता है? जब आपके 0 to 25 अगर किसी का होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफाउंड कैटेगरी में रखते हैं। इन्हीं लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? इडियट की कैटेगरी में भी रखते हैं। इन्हीं प्रोफाउंड कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इडियट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इंटेलेक्चुअल आपको डिसेबिलिटी के हमने यहाँ पे टाइप्स बताए। यहाँ पे जो दो टाइप्स हैं, माइल्ड और मॉडरेट जो पर्सन्स होते हैं, उन माइल्ड और मॉडरेट पर्सन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेन कर सकते हैं या एजुकेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो इससे जो सीवियर और प्रोफाउंड जो होते हैं उनको हम लोग ट्रेनेबल नहीं होते हैं ये, और ना ही एजुकेबल होते हैं। बट फिर भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी में सभी लोगों को थोड़ा बहुत ट्रेन किया जा सकता है। इनकी फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जा सकती है। बट मोस्टली हम ये कहते हैं कि माइल्ड और मॉडरेट जो होते हैं वो ट्रेनेबल होते हैं, एजुकेबल होते हैं, जबकि सीवियर और जो प्रोफाउंड होते हैं वो ट्रेनेबल और एजुकेबल नहीं होते हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है आपके IQ का, बट हमने इसको शॉर्ट में आपको यहाँ बता दिया। हमने यहाँ पे इंटेलिजेंसी जो है उसको डिस्कशन किया। इंटेलिजेंसी को हमने ये सारे कंटेंट स्टडी किए, इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखी, यूज टाइप्स, फैक्टर अफेक्टिंग थ्योरी, असेसमेंट, IQ के बारे में डिस्कशन किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो यहीं पे ये कंप्लीट होता है, आपका इंटेलिजेंसी कंप्लीट होता है। मैंने आपको फिर से एक बार बताता हूँ, जो इसके आपके नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा और दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, ताकि आपके दोस्त भी हमारे वीडियोस का जो बेनिफिट है वो उनको मिल सके। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।